हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका पीएसएस विजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग ज्योमेट्री में अभी तक रोम्बस के बारे में पढ़े थे। रोम्बस के बाद जो अगला फिगर आता है क्वाड्रिलेटरल में वो आता है आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आज हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे और पैरेललोग्राम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, आप लोग पढ़ाई घर में कर रहे होंगे अच्छे से। बहुत जल्दी हम लोग ऑफलाइन क्लासेस भी अब शुरू करेंगे। ठीक है, जिनको भी ऑफलाइन क्लासेस के बारे में कांटेक्ट करना है वो कांटेक्ट नंबर पे अपना संपर्क कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जिस फिगर के बारे में वो है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब बेटा होता है समानांतर चतुर्भुज। क्या होता है? समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज क्या होता है? समानांतर चतुर्भुज की पहले मैं डायग्राम आपको बना दूंगा। पहले आपके लिए एक डायग्राम बना दूंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो देखिए पैरेललोग्राम का फिगर कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए ये ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी हमारा क्या है? पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम को पैरेललोग्राम क्यों कहा जाता है ये भी सुन लीजिए। पैरेललोग्राम को पैरेललोग्राम बेटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो चार साइड होती हैं उनमें से सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? पैरेलल होती है। जैसे कि जो ए बी है वो पैरेलल होगा सी डी के, ए बी पैरेलल होगा सी डी के, और जो ए डी है वो पैरेलल होगा बी सी के। ठीक है, ए बी पैरेलल होगा सी डी के और ए डी पैरेलल होगा बी सी के। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि पैरेललोग्राम को पैरेललोग्राम क्यों कहा जाता है। पैरेललोग्राम को पैरेललोग्राम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली साइड आपस में क्या होती है? समानांतर होती है। मतलब इस वाली भुजा और इस वाली भुजा के बीच की दूरी, इस वाली भुजा और इस वाली भुजा के बीच की दूरी हमेशा क्या होगी? सेम होगी। क्लियर है? उसके अलावा मान लीजिए ये वाली साइड एल है तो ये भी एल होगी, ये बी है तो ये भी क्या होगी? बी होगी। कहने का मतलब यह है कि पैरेललोग्राम में सामने वाली साइड पैरेलल तो होती हैं, साथ ही साथ आपस में क्या होती हैं? बराबर भी होती हैं। कैसे? जैसे ए बी जो है वो सी डी के बराबर होगा। जैसे ए बी एल एल हो तो सी डी भी क्या होगा बेटा? एल होगा। क्लियर है? उसके अलावा जो ए डी है वो बी सी के बराबर होगा। ए डी बी सी के बराबर होगा मतलब कितना होगा? बी होगा। क्लियर है? तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली साइड हमेशा आपस में पैरेलल भी होती हैं और साथ ही साथ क्या होती हैं? बराबर भी होती हैं। तो आप देखते हो आयत में भी तो भाई यही होता है, आयत में भी तो सामने वाली साइड क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्लियर है? यहाँ तक बातें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अब आगे की बात करते हैं। पैरेललोग्राम में बेटा दो डायगोनल पाए जाते हैं। विकर्ण कितने पाए जाते हैं? दो विकर्ण पाए जाते हैं। डायगोनल का मतलब विकर्ण होता है। दो विकर्ण पाए जाते हैं। एक एसी विकर्ण है, जैसे मान लीजिए एसी विकर्ण की लंबाई d1 है और एक बीडी विकर्ण है। एक बीडी विकर्ण है तो बीडी विकर्ण की लंबाई क्या होगी? d2 होगी। क्लियर है सबको? ठीक है, पैरेललोग्राम में दो डायगोनल पाए जाते हैं, दो विकर्ण पाए जाते हैं। एक एसी विकर्ण है और एक बीडी विकर्ण है। क्लियर है? और ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या कहते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। क्या कहते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, लिखना हो यहाँ लिख भी लीजिए। देखो दोनों डायगोनल की लेंथ आपस में बराबर तो नहीं होती, लेकिन हाँ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर बट आगे ये भी लिख लो, बट नॉट एट 90 डिग्री। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं लेकिन एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है बाइसेक्ट मान लो ओ पॉइंट पे कर रहे हैं तो जो ओए होगा वो ओसी के बराबर होगा। वो कितना होगा बेटा? d1/2 होगा। जो ओए होगा वो ओसी के बराबर होगा और कितना होगा? d1/2 होगा। और जो ओबी होगा बेटा, जो ओबी होगा वो ओडी के बराबर होगा और वो कितना होगा? d2/2 होगा। कितना होगा? d2/2। ठीक है, ओए ओसी के बराबर होगा वो d1/2 होगा, ओबी ओडी के बराबर होगा वो d2/2 होगा। क्लियर है? ठीक है, और मैंने कहा कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं लेकिन 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री कहाँ कहाँ बनता था? एक आपका रोम्बस में बनता था और एक स्क्वायर में बनता था। क्लियर है भैया सबको? ठीक है, उसके अलावा अगली बात, चलिए मैं इतनी बातें आपको पढ़ा चुका हूँ तो ये कुछ बातें मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको बातें ये समझ में आई होंगी। चलिए
कॉपी पेन लेके बैठे रहा करिए और मेरे साथ साथ नोट भी करते जाया करिए, जैसे सारी बातें आपकी तुरंत क्लियर होती जाए, ठीक है। उसके अलावा लिख लीजिए यहाँ पे डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। डायगोनल वर्टेक्स एंगल को भी बाइसेक्ट नहीं करते, मतलब ये वर्टेक्स एंगल ये होता है ना, तो मान लीजिए ये अल्फा है तो ये क्या होगा, बीटा होगा, और अल्फा बीटा के बराबर कभी भी नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है। तो डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। तो मैंने क्या कहा कि जो विकर्ण होते हैं वो वर्टेक्स एंगल को कभी भी बाइसेक्ट नहीं करते हैं। क्लियर है। उसके अलावा अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये बीटा है तो ये भी क्या होगा, बीटा होगा, क्योंकि समानांतर भुजा को ये दो सेलर साइड है उनको एक तिर्यक रेखा काट दी तो एक अंतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस पॉइंट से मैं ये भी कह सकता हूं कि एंगल ए बराबर एंगल सी होगा। जो एंगल ए है वह एंगल सी के बराबर हो जाएगा और जो एंगल बी है वह एंगल डी के बराबर हो जाएगा। ये बात भी हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में आमने सामने जो विकर्ण में बनने वाले कोण है वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा और एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा। क्लियर है, क्या ये बच्चों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं? क्लियर है, चलिए अगली बात करते हैं। उसके अलावा एक बात और ध्यान रखिएगा कि एंगल ए में अगर मैं एंगल बी जोड़ लूं, एंगल ए में एंगल बी जोड़ लूं, एंगल बी में एंगल सी जोड़ लूं ना, एंगल सी में एंगल डी जोड़ लूं, एंगल सी में एंगल डी जोड़ लूं और एंगल डी में एंगल ए जोड़ लूं ना, एंगल डी में एंगल ए जोड़ लूं, तो ये सब का सम हमेशा आपस में बराबर होगा और कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये बात मैंने आपको रोम्बस में भी पढ़ाई थी, ये बात बेटा मैंने आपको रोम्बस में पढ़ाई थी, आपको याद होगी। क्लियर है, ठीक है। तो एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, मतलब अल्फा बीटा के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। उसके अलावा एंगल का सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है, मतलब जो भी आपके कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स हैं उसका सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, चलिए अगली बात कर लेते हैं। आप देखो अगर मैं AC डायगोनल देखूं, किसको देखूं, AC डायगोनल। AC डायगोनल देख रहे हो ना, AC डायगोनल के रिस्पेक्ट में देखो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है ACB, दिख रहा है बेटा। AC डायगोनल के रिस्पेक्ट में ट्रायंगल दिख रहा है ACB, दिख रहा है ना, ठीक है। उसके अलावा AC डायगोनल के रिस्पेक्ट में एक और ट्रायंगल दिख रहा है ACD, दिख रहा है ना, ACD। क्लियर है, ठीक है। उसके अलावा BD डायगोनल के रिस्पेक्ट में, BD डायगोनल के रिस्पेक्ट में एक एंगल दिख रहा है, एंगल BDA, BDA कौन सा दिख रहा है, BDA ना। उसके अलावा BDA, उसके अलावा BD डायगोनल के रिस्पेक्ट में एक और एंगल दिख रहा है BD, ये BDC, BDC दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि जो डायगोनल होता है, मतलब सिंगल डायगोनल, जो सिंगल डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को दो बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। तो ये वाला भी दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है, ठीक है। तो सिंगल डायगोनल जो हमारे पैरेललोग्राम को दो बराबर भागों बांटता है और वो पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का, जैसे ये जो चार आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये पूरे पैरेललोग्राम का क्या होगा, एरिया का आधा होगा, ठीक है। मतलब सिंगल डायगोनल पैरेललोग्राम को दो बराबर भागों में बांटते हैं, सिंगल डायगोनल पैरेललोग्राम को दो बराबर भागों में बांटते हैं। एक है हमारा कौन सा, ACB, एक है हमारा ACD, एक हमारा BDC, एक हमारा BDA, और ये सब पूरे पैरेललोग्राम का क्या होगा, आधा होगा। क्लियर है। और जहां पे डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं उसके रिस्पेक्ट में भी आपको चार ट्रायंगल दिखेंगे, एक OAB दिखेगा, एक OCB दिखेगा, एक OCD दिखेगा और एक OAD दिखेगा ना, एक OAD दिखेगा। क्लियर है। तो इन सब को भी अगर मैं देखूं तो इन सब का भी एरिया बराबर होगा आपस में और पूरे पैरेललोग्राम का क्या होगा, चौथाई होगा। कितना होगा बेटा, चौथाई होगा। क्लियर है सबको, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को दो बराबर भागों में बांटता है और वो पूरे पैरेललोग्राम का जो भी दो ट्रायंगल आपके बनेंगे पूरे पैरेललोग्राम का क्या होगा, आधा होगा। अगर जहां पे डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट पैरेललोग्राम को चार बराबर भागों में बांटता है और पूरे पैरेललोग्राम का क्या होगा, वो चौथाई होगा। क्लियर है, ठीक है। उसके अलावा एक बात और ध्यान रख लीजिए, मान लीजिए अगर दो, जहां पे भी दो डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, जहां पे दो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए वो एंगल थीटा पे बाइसेक्ट करते हैं, कितने बाइसेक्ट करते हैं, थीटा पे ना।
तो जो पैरेललोग्राम का एरिया होगा वो क्या होगा, हाफ d1 d2 साइन थीटा। ये बात हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पैरेललोग्राम में दोनों विकर्णों की लंबाई पता, ये वाला विकर्ण d1 है, ये वाला विकर्ण d2 और दोनों विकर्णों के बीच का कोण पता हो, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ d1 d2 साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है। उसके अलावा अगर मैं पैरेललोग्राम के पेरीमीटर की बात करूं तो पैरेललोग्राम का पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होगा, 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। क्लियर है सबको, यहां तक उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो अगर पैरेललोग्राम में आपको डायगोनल की लंबाई पता हो तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, हाफ d1 d2 साइन थीटा और पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इतनी सारी बातें मैंने आपको पढ़ा दी हैं और ये सारी बातें उम्मीद है कि आपको समझ में भी आई होंगी। अब थोड़ी सी बातें मैं और आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए बेटा, ये हमारा पैरेललोग्राम है, ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है ए बी सी डी हमारा बेटा पैरेललोग्राम है। मान लीजिए इसकी लंबाई एल है तो ये भी एल होगा, ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी होगा ना। और यहाँ से इस पे मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया h1, क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर h1, और इसको थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड कर दिया, इस पे भी मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया ना, परपेंडिकुलर डाल दिया क्या, h2 किया, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। मैंने इसको पहले यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला h1 और इसको एक्सटेंड करके इस पे भी एक परपेंडिकुलर डाल दिया h2, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का एरिया देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने इसको बेस मान लिया, जो ए बी है इसको बेस मान लिया, तो इस बेस के रिस्पेक्ट में हाइट का काम करेगा, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको पैरेललोग्राम का बेस L पता और हाइट h1 पता है तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू h1 हो जाएगा, क्या, L इंटू h1, ठीक है। अगर मान लीजिए ये वाला पता है, मान लीजिए बेस BC पता है, तब क्या हो जाएगा, B इंटू h2 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। L क्या मैंने बोला, अगर L पता है, अगर L पता है तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, L इंटू h1 होगा। अगर BC के रिस्पेक्ट पता है तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, B इंटू h2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, जो h1 है, h1 है वो है डिस्टेंस बिटवीन बिगर साइड। जो h1 है वो डिस्टेंस बिटवीन बिगर साइड है, और जो h2 है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्मॉलर साइड। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्मॉलर साइड, ठीक है। जो h1 है वो डिस्टेंस बिटवीन बिगर साइड है। जैसे मान लीजिए लंबाई जो होती है वो चौड़ाई से ज्यादा ही होती है, ठीक है। तो जो लंबाई होती है वो डिस्टेंस बिटवीन बिगर साइड, लंबाई ज्यादा होती तो ये बड़ी h1 जो है बड़ी रेखाओं के बीच की दूरी, और जो h2 है वो छोटी रेखाओं के बीच की दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन स्मॉलर साइड, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बताइए ये भी एरिया इसी पैरेललोग्राम का और ये भी एरिया इसी पैरेललोग्राम, तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ ना, L अपॉन बी बराबर h2 अपॉन h1, ठीक है। L अपॉन बी बराबर h2 अपॉन h1, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होता है, जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो होता है वो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी बटे बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी के रेशियो के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है, ठीक है। पैरेललोग्राम में लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी और बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी के अनुपात के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। L अपॉन बी बराबर h2 अपॉन h1 हो जाएगा। क्लियर है सबको, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है, क्लियर है। अगर मान लीजिए आपको ये बेस पता, ये हाइट पता, तो एरिया क्या होगा, L इंटू h1। अगर ये बेस पता, ये हाइट पता, तो एरिया क्या होगा, B इंटू h2 होगा। और जहां h1 क्या है, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी है, और h2 क्या है, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी है, तो L अपॉन बी बराबर क्या हो जाएगा, h2 अपॉन h1। क्लियर। चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात, कुछ और भी बातें हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा पैरेललोग्राम है, ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। आपको मान लीजिए लंबाई पता है, ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम है। मान लीजिए आपको लंबाई पता और चौड़ाई पता, इनके बीच का कोण भी पता है ना। आपको लंबाई पता है, आपको चौड़ाई पता, इनके बीच का कोण भी पता है, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, एल बी साइन अल्फा। क्या हो जाएगा, एल बी साइन अल्फा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर है, ठीक है। अगर आपको लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, इनके बीच का कोण पता है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एल बी साइन अल्फा। क्लियर है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या। चलिए अब कुछ हम लोग क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, फैन चलाइए, ठीक है। चलिए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1,
किसी समानांतर चतुर्भुज, किसी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। किसी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 800 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है तथा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है यदि बड़ी भुजाओं के बीच, यदि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 20 है, यदि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 20 है तो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी? भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है किसी पैरेललोग्राम का एरिया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा लंबाई चौड़ाई का रेशियो 5:4 है। यदि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 20 है, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी? बेटा अभी तो मैंने पढ़ाया। अब देखो जो मैंने रिलेशन बताया था, अगर मान लीजिए कुछ लोगों को नहीं पता है तो वो पूरा एरिया दुनिया भर की पंचायत करेंगे, लेकिन हम लोग ने तो बेटा अभी भी पढ़ा था कि L/B बराबर क्या होता है? H2/H1 होता है। ये रिलेशन अभी भी बताया था कि नहीं बताया था? देखिए इस रिलेशन से क्वेश्चन कितना आसान हो गया। L का रेशियो कितना है? 5 है। B का रेशियो कितना है? 4 है। H2 क्या होता था? छोटी भुजाओं के बीच की दूरी। H1 क्या होता था? बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 20 ना। ठीक है, इसको काट लीजिए, 4×5 = 20। H2 कितना आ गया? 5×25। ये लिखिए, आंसर आ गया ना। तो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी? 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है? तो आपने देखा कितने आसानी से मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने कह दिया। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये रिलेशन ना पता होता तो फिर दुनिया भर का आप पहले x मानते, 5x मानते, 4x मानते ना, दुनिया भर पंचायत हो जाती। कोई उसका मतलब नहीं है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी समानांतर चतुर्भुज, यदि किसी समानांतर चतुर्भुज का बेस मतलब आधार और पेरीमीटर मतलब परिमाप, यदि किसी समानांतर चतुर्भुज का बेस और पेरीमीटर रेक्टेंगल मतलब आयत के समान है, यदि किसी समानांतर चतुर्भुज का बेस और पेरीमीटर रेक्टेंगल के समान है तो समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल, तो समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? क्लियर है? ठीक है। अच्छा बेटा ये बताओ, अगर समानांतर चतुर्भुज का बेस मतलब आधार और पेरीमीटर आपस में मतलब रेक्टेंगल के समान है, रेक्टेंगल के क्या है? समान है, तो कह रहे समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल का हमें क्या बताना है? अनुपात बताना है। कोई दिक्कत नहीं है। आइए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सोल्यूशन में यहां बता रहा हूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा ऑप्शन भी मैं इस क्वेश्चन में दे रहा हूं। इस क्वेश्चन में ऑप्शन है =1, <1, >1, नन ऑफ दीज ना। 4 ऑप्शन है, या तो 1 के बराबर होना चाहिए, या तो 1 से छोटा होना चाहिए, या तो 1 से बड़ा होना चाहिए, या तो नन ऑफ दीज ना। ठीक है, आइए देखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमें रेशियो बताना है ना। ठीक है, पैरेललोग्राम के एरिया और रेक्टेंगल के एरिया का मुझे क्या बताना है? रेशियो बताना है। आइए देखते हैं। ठीक है यार, ये बताओ अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए मैं फिगर बना दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये आयत है ना। ठीक है, और इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे ये
पैरेललोग्राम बन गया, देख रहे हैं। जैसे ए बी सी डी हमारा क्या था, आयत था ना, और ए बी जी एच हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम। देख लो दोनों का बेस सेम है कि नहीं है, बेस सेम है ना ना, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ये एल है तो एल ही होगा, ठीक है, उसका बेस भी एल ही होगा ना, और ये इसका बेस भी है तो ये, ठीक है, ऐसा कुछ कह रहा है, ठीक है, दोनों का पैरेललोग्राम का एरिया, ठीक है। तो आप बताओ अगर मैं आयत का क्षेत्रफल कहूँ तो बताओ एल बी होगा कि नहीं होगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, मान लीजिए ये भी थोड़ा सा ऐसे नीचे जाना चाहिए, पूरा ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे बनेगा ना, मान लीजिए ये भी बी है, क्लियर है, ठीक है। तो एल बी इसका एरिया मान लीजिए इसके बीच का कोण अल्फा है, क्या है, कोण अल्फा है, तो इसका एरिया क्या होगा, एल बी साइन अल्फा होगा, ठीक है। अभी ये बताया था कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है अगर लंबाई चौड़ाई दी है तो उनके बीच का कोण पता है तो एल बी साइन अल्फा होगा ना। तो पता एल बी से एल बी तो कट गया, बचा क्या, साइन अल्फा, बचा कि नहीं बचा, ठीक है। अच्छा आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा साइन अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 होती है, मिनिमम क्या होती है, -1 होती है ना, ठीक है। अगर मैक्सिमम वैल्यू +1 होती, मिनिमम -1 होती, देखिए पहला ऑप्शन तो कट जाएगा, क्योंकि अगर मैं =1 कह दूं, अगर मैं कह दूं कि इन दोनों के एरिया का अनुपात मतलब कि जो रेशियो आएगा वो 1 आएगा, तो उसमें तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और बेटा अगर बराबर हो जाएगा इसका मतलब जो यहाँ तक आ रहा है वो फिर ऐसा बनने लगेगा, बात समझ में आ रही है, तो फिर वो पैरेललोग्राम रह ही नहीं जाएगा, तो इसका मतलब =1 तो कभी नहीं हो सकता है, ग्रेटर देन हो नहीं सकता, क्योंकि साइन अल्फा का मान +1 या -1 के बीच होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा, << 1 होगा ना, क्योंकि साइन अल्फा का मान -1 से +1 के बीच होता है, तो या तो -1 हो सकता है +1 हो सकता है, तो +1 -1 के बीच का कोई ना कोई नंबर, अगर +1 से नीचे जा रहे हो तो इसका मतलब <<1, तो इसका मतलब पक्का आंसर क्या होगा, <<1 होगा, क्लियर है। ये बात हमेशा ध्यान भी रखिएगा, आपको बहुत बार इस तरह की बातें आपसे पूछी भी गई एग्जाम में। चलिए अगली बात करते हैं, हटा दी इसको, अगली बात, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट एक बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हमारा पैरेललोग्राम है, ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ए बी सी डी हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है, ये लंबाई है चौड़ाई, ये पहला डायगोनल है D1 और ये दूसरा डायगोनल है D2 ना, ठीक है। तो एक बात बता रहा हूं ध्यान रखिएगा कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर का दुगना के योगफल का दुगना ना विकर्ण के स्क्वायर के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है, और ये चीज हमेशा पैरेललोग्राम में ही सही होती है, ठीक है, कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दुगना D1 स्क्वायर प्लस DT स्क्वायर के हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, क्लियर है सबको, ठीक है। अगर ये हमारा पैरेललोग्राम है, ये अगर हमारा पैरेललोग्राम है तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो दुगना होगा, ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो दुगना होगा वो D1 स्क्वायर प्लस DT स्क्वायर के योगफल के हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, क्लियर है सबको, ठीक है, बात ध्यान रखोगे। चलिए आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आ सकता है। जैसे ऐसा दिया रहेगा, यदि यदि किसी यदि किसी पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम की लंबाई 7 है, लंबाई 7 है, D1 8 है, D1 8 है, D2 10 है, D2 10 है, तो चौड़ाई क्या होगी, तो चौड़ाई क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाएगा छोटा सा, ठीक है। तो आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए, 2L स्क्वायर, एल स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर ना, ठीक है। तो यहाँ बताओ 7 का स्क्वायर 49 होता है प्लस बी स्क्वायर बराबर 49 प्लस 20 स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 164 होगा ना, और बटे 2 कर दो 100, इसका आधा क्या होगा, 2 8 16 और 2 दूना 4 72 ना, तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 82 में से 82 में से 49 माइनस कर लीजिए, 12 में से 9 गया 3 और इधर 7 में 4 गया 3 ना, तो बी स्क्वायर बराबर अंडर 33 आ गया, तो बी बराबर क्या आ गया, √33, और यही इसका आंसर है, क्लियर है।
तो अगर आपको ये रिलेशन याद होगा तो फटाक से आप इस क्वेश्चन को खत्म कर दोगे। क्लियर है सबको ना? ठीक है, चलिए हटा दे इसको। अगली बात, एक अगला कॉन्सेप्ट ये है, यदि किसी पैरेललोग्राम में ई कोई बिंदु है, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं तो एग्जाम आपके लिए आसान हो जाएगा। यदि किसी पैरेललोग्राम में ई कोई बिंदु है जो विकर्णों का कटान मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट, कटान बिंदु, जो विकर्णों का कटान बिंदु नहीं है, ई कोई पॉइंट तो है लेकिन वो विकर्णों का कटान बिंदु नहीं है, ठीक है। तो इसमें चार त्रिभुज दिखेंगे, अभी देखिएगा मैं डायग्राम बना दूंगा। इसमें चार त्रिभुज दिखेंगे जिसमें आमने सामने के त्रिभुज के एरिया का सम मतलब योगफल बराबर होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी पैरेललोग्राम में ई कोई बिंदु है जो विकर्णों का कटान बिंदु है तो इसमें चार त्रिभुज दिखेंगे जिसमें आमने सामने त्रिभुज के एरिया का सम आपस बराबर होगा। देखिए मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे ABCD हमारा क्या है बेटा, एक पैरेललोग्राम है। ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है ना। ई एक पॉइंट है, ई क्या एक पॉइंट है। ई को मैंने ए से मिला दिया, ई को डी से मिला दिया, ई को सी से मिला दिया, ई को बी से मिला दिया। ई पॉइंट तो है लेकिन ई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, विकर्णों का कटान बिंदु नहीं है, ठीक है। तो आप देखो चार त्रिभुज दिख रहे हैं, एक AED दिख रहा है, एक AEB दिख रहा है, एक BEC दिख रहा है, एक ECD दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो बस मैं ये कह रहा हूं कि त्रिभुज AED का एरिया प्लस त्रिभुज CEB का एरिया बराबर त्रिभुज CED का एरिया प्लस त्रिभुज AEB के एरिया का सम हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। मतलब इस वाले का और इस वाले का योगफल, इस वाले का योगफल और इस वाले का योगफल हमेशा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है, ठीक है। जैसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ गया कि मान लीजिए ये वाला एरिया 25 है, इस त्रिभुज का एरिया 25 है और इस त्रिभुज का एरिया इस त्रिभुज का मान लो एरिया 22 है और इस त्रिभुज का एरिया 25 और इस त्रिभुज का एरिया 18 है। तो बताओ इसका एरिया क्या होगा, जबकि ई क्या है, एक बिंदु है जो कि विकर्णों का कटान बिंदु नहीं है। बताओ कौन नहीं कर लेगा, आराम से कर लोगे। बताओ DEC का एरिया कितना है बेटा, 22 है प्लस AED का एरिया आपको फाइंड करना, मान लो वह x है, प्लस BEC का एरिया आपको दिया गया है कितना, BEC का एरिया कितना है, 25 है, इज इक्वल टू AEB का एरिया कितना, 18 है ना। तो बताओ 22 18 40 होता है और 40 में से 25 घटा दो कितना आएगा, 15 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो बताओ इसका मान क्या आ गया, 15 आ गया। बताओ कितना आसान है। लेकिन हाँ ये आसान तब कब है, जबकि आपको इसकी प्रॉपर्टी पता होगी, तब ये आपके लिए आसान है ना, नहीं तो फिर ये आपके लिए फिर आसान नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है। अब समझ बात आ गई कि जब पैरेललोग्राम में ई कोई बिंदु जो कि विकर्णों का कटान बिंदु ना हो तो चार त्रिभुज देखेंगे जिसमें आमने सामने के त्रिभुजों के एरिया का योगफल आपस में क्या होगा, बराबर। योगफल बराबर होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अब इसी के ऊपर एक और बात भी आती है, इसी के ऊपर एक बात और भी आती है जो कि अगले कॉन्सेप्ट में समझाने जा रहा हूं, ठीक है। अब लिख लो कि यदि किसी पैरेललोग्राम में ई कोई बिंदु जो विकर्णों का कटान बिंदु है, ठीक है। अब देखो अभी तक नहीं है था, अब है। जो विकर्णों का कटान बिंदु, तो इसमें 4 त्रिभुज है जिसमें आमने सामने त्रिभुज के एरिया का गुणनफल बराबर होगा। जहां सम लिखे थे वहां क्या कर लो, गुणनफल बराबर होगा, जिसमें आमने सामने के एरिया का गुणनफल बराबर होगा। क्लियर है। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं बेटा, जैसे मान लो ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है ना भाई, ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये AC विकर्ण है और ये BD विकर्ण है, और यहाँ पे एक दूसरे को E पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका और इसका गुणनफल और इसका और इसका गुणनफल आपस में क्या होगा, बराबर। मतलब ट्रायंगल AED इंटू BEC, ट्रायंगल BEC इज इक्वल टू ट्रायंगल BAE इंटू ट्रायंगल CED, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या मैं कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि इन दो सबका मल्टीप्लिकेशन आपस बराबर होगा। ट्रायंगल AEB का मल्टीप्लिकेशन ट्रायंगल CED के साथ, और ट्रायंगल AED का मल्टीप्लिकेशन ट्रायंगल BEC का मल्टीप्लिकेशन के आपस में क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन कब? जबकि E पॉइंट विकर्णों का क्या होगा बेटा, कटान बिंदु होगा। क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब सुनो मेरी बात। अब इसमें एक बार क्वेश्चन कैसा आ गया, क्वेश्चन कैसा आ गया वो भी मैं आपको इसी में सिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लो बेटा इसका एरिया 10 है, इसका एरिया 15 है, इसका एरिया 12 है, ठीक है। तो आपसे कहा गया AED का एरिया क्या होगा, ठीक है। तो हमने मान लिया AED का एरिया x होगा, क्या होगा, x होगा। बताओ BEC का एरिया कितना है, 15 है, बराबर BAE का एरिया कितना है, 12 है, इंटू CED का एरिया कितना है, 10 है ना। तो बताओ x बराबर 12 8 120 बटे 15, तो 120 बटे 15 कितना हो गया, 8 हो गया। आ गया कि नहीं आ गया? तो आपने देखा AED का एरिया क्या आ गया, 8 आ गया। क्लियर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि जब विकर्णों का कटान बिंदु नहीं होगा तो आमने सामने के एरिया का सम बराबर होगा, और जब विकर्णों का कटान बिंदु हो तो आमने सामने के एरिया का मल्टीप्लिकेशन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्या आप बच्चे अब ये मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आ रही तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हटा दो इसको, चलिए इसको हटा दे रहा हूं। तो आपने देखा कि इतनी सारी बातें हमने आपको बताई समानांतर चतुर्भुज में। तो समानांतर चतुर्भुज में आपको इसी तरीके की चीजें सामने मिलेंगी जब भी आप देखोगे। तो आज अगला जो हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे वो ट्रेपीजियम शुरू करेंगे, लेकिन ट्रेपीजियम में हम लोग कल शुरू करेंगे। कल हम लोग ट्रेपीजियम शुरू करके उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।